हेलो एवरीवन, वेलकम। एंड इस वीडियो में हम लोग आईएससी क्लास 12 कॉमर्स के वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर ऑर्गेनाइजिंग को डिस्कस करेंगे। ये चैप्टर कम से कम 8 मार्क्स के लिए आएगा। जो स्क्रीन पर दिखा रहा हूं वो है इस चैप्टर का लेटेस्ट सिलेबस, जो कि रिवाइज सिलेबस आपके काउंसिल ने इशू किया था 2026 एग्जाम्स के लिए। पहले भी बोला है, पहले के वीडियोस में भी बोला है, जब भी रेड में कुछ हाईलाइट दिखे तो समझ जाना ये अमेंडमेंट है। बट लेटेस्ट अमेंडमेंट नहीं है, ये थोड़ा पुराना अमेंडमेंट है, मतलब 2023-24 में आया हुआ अमेंडमेंट है। ठीक है। इस चैप्टर में अच्छा चेंज क्या आया है, क्या अमेंडमेंट आया है? अमेंडमेंट ये है कि कुछ पोर्शंस डिलीट कर दिए गए हैं। तो पहले तो मैच लो इसी बात पे कि चैप्टर में कुछ बढ़ा नहीं है, इंक्रीज नहीं हुआ। ये ऐसा चैप्टर है जिसमें चीजों को डिक्रीज किया गया है। अगर आप अपने स्कूल बुक से कंपेयर करोगे तो स्कूल बुक्स में कुछ एडिशनल आलतू फालतू टॉपिक्स दिए हुए हैं, जैसे लाइन लाइन स्टाफ, बहुत सारी एक्स्ट्रा टॉपिक्स दी हुई है। वो सब नहीं करना है। जो यहां पर दिख रहा है स्ट्रिक्टली हम लोग इसको करेंगे, बिकॉज काउंसिल ने इसी में से क्वेश्चंस पूछने हैं। ठीक है। सो इसको मैं आपको पूरा कराऊंगा। दिस इज व्हाट योर काउंसिल हैज सेड एंड दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू डू। तो हम लोग मीनिंग से अपनी जर्नी को शुरू करते हैं। मीनिंग में आपको रीड कर करके नहीं समझाऊंगा, मीनिंग में आपको बहुत अच्छे से डायग्राम के थ्रू यहाँ पे समझाने जा रहा हूं। अगर आपने ये समझ लिया तो आपका ऑर्गेनाइजिंग का 50% कॉन्सेप्ट तो यहीं पे समझ में आ जाएगा आपको। तो ध्यान से सुनना, अटेंटिवली सुनना, और वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों को भी शेयर करना। ठीक है। बिजनेस की स्ट्रक्चर को रेडी करने को ऑर्गेनाइजिंग बोलते हैं। जैसे ये आपको एक बिजनेस दिख रहा है, बट बिजनेस तो ओवरऑल चीज हो गया ना। इस बिजनेस का जो मालिक होगा ये बोलेगा कि मैं बिजनेस कर रहा हूं, बट कैसे कर रहे हैं, इसका स्ट्रक्चर क्या है, उस स्ट्रक्चर को बनाने का जो प्रोसेस होता है उसे हम कहते हैं ऑर्गेनाइजिंग। जैसे बिजनेस तो एक ओवरऑल चीज हो गया, बट बिजनेस में क्या करते हो? तो बिजनेस में हमारे दो पार्ट्स है। एक ना हमारी फैक्ट्री है जहां हम लोग प्रोडक्शन का काम करते हैं, और दूसरी हमारी ऑफिस है जहां पे लिखा पढ़ी पेपर वर्क का काम चलता है। तो हमने क्या किया, बिजनेस दोनों ही हो रहे हैं। ऑफिस में भी बिजनेस रिलेटेड काम हो रहा है, फैक्ट्री में भी बिजनेस रिलेटेड काम हो रहा है, बट दोनों अलग अलग नेचर के हैं। तो हमने स्ट्रक्चर बनाना शुरू किया, जो अलग अलग नेचर की चीजें हैं उनको सेपरेट करना शुरू किया। फिर अगर फैक्ट्री में भी जाओगे तो बहुत तरीकों का काम होता है। मैं तो सिंपल यहाँ पे 3 एग्जांपल लेकर आया हूं। फैक्ट्री में भी जाओगे तो एक प्रोडक्शन हो रहा है। फिर अगर कुछ खराब हो गई, मशीन वगैरह खराब हो गया, ब्रेकडाउन हो गया, तो वहां रिपेयर एंड मेंटेनेंस का भी काम चल रहा है। फिर अगर जो प्रोडक्शन हो जाता है तो प्रोडक्शन होने के बाद रखेंगे कहां, तो वहां स्टोरेज का भी काम हो रहा है। ऑफिस में क्या होता है, ऑफिस में सेल्स डिपार्टमेंट के लोग बैठे हैं, वहां सेल्स का काम हो रहा है। ऑफिस में अकाउंटिंग का भी काम होता है। सो बहुत सारे काम होते हैं, मैं तो बस यहाँ एग्जांपल दिखा रहा हूं। तो ये हमारे बिजनेस का स्ट्रक्चर है, इसे कहते हैं ऑर्गेनाइजिंग। अपने बिजनेस का अलग अलग काम के हिसाब से अलग अलग डिपार्टमेंट्स बना लेना, अलग अलग पार्ट्स बना लेना, इसे कहते हैं ऑर्गेनाइजिंग। ठीक है। अभी हमने कोई यहां पे लोगों को नहीं लाया है, लोगों को लाएंगे अगले चैप्टर में, स्टाफिंग में। अभी हमने क्या किया, अभी हमने बस अकाउंट्स डिपार्टमेंट क्रिएट किया है, अकाउंट्स डिपार्टमेंट क्रिएट किया है। इसमें लोगों को लाएंगे नेक्स्ट चैप्टर, स्टाफिंग में। वी हैव नॉट ब्रॉट एनी पीपल, वी हैव जस्ट क्रिएटेड पोस्ट एंड पोजिशंस। मीनिंग क्लियर है? अच्छा, मीनिंग क्लियर है तो देखो अगला टॉपिक जो आएगा, अगला टॉपिक है इंपॉर्टेंस। मीनिंग आप एक बार पढ़ लेना, मैंने आपको मीनिंग समझा दिया। नेक्स्ट टॉपिक है इंपॉर्टेंस, बट इंपॉर्टेंस से पहले मैं आपको स्टेप्स पे लेके चलूंगा, क्योंकि स्टेप्स समझ गए तो बाकी चैप्टर समझना बहुत इजी हो जाएगा। तो आई विल कम बैक टू दिस, आई विल कम बैक टू दिस, विल डू इट लेटर, आई विल कम बैक टू दिस, बट राइट नाउ आई एम टेकिंग यू टू द स्टेप्स। अब स्टेप्स भी अगर आप अपना स्कूल बुक देखोगे तो 3 पेजेस में स्टेप समझाया हुआ है। अगर आ जाए तो कैसे लिखोगे? ठीक है। मैंने अपने बुक में, ठीक है, ये मेरे बुक से है जहां से मैं करा रहा हूं, मैंने अपने बुक में समझाने की कोशिश की है, बट मेरे बुक में भी देखोगे तो एक पेज से थोड़ा लंबा चला गया है, और ये तो टाइप किया हुआ है। अगर आप हाथ से लिखोगे ना, आपका भी 3 पेजेस हो जाएगा। 3 पेज एग्जाम में लिखोगे तो पेपर कंप्लीट नहीं हो पाएगा फिर। ठीक है। तो देखो मैंने क्या किया है, मैंने अपने बुक में आई हैव क्रिएटेड अ क्वेश्चन बैंक। ठीक है। चैप्टर के एंड में आई हैव गिवन अ क्वेश्चन बैंक, ये। और क्वेश्चन बैंक का पहला ही क्वेश्चन जो है वो स्टेप से रिलेटेड है। अब देखो ये कितनी बार आया है, 2010 में आया, 2014 में आया, 2018 में आया, सैंपल क्वेश्चन पेपर में भी आया है। ठीक है। बट बहुत टाइम हो गया है इस क्वेश्चन को आए हुए, अभी काफी टाइम से नहीं आया है, तो यू कैन एक्सपेक्ट इट इन एनी एग्जाम नाउ, फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स कभी भी आ सकता है, बिकॉज बहुत टाइम हो गया है। ठीक है। एक्सप्लेन वेरियस स्टेप्स। ठीक है। और इसको घुमा के भी पूछ सकते हैं, व्हाट स्टेप्स आर नीडेड फॉर ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस। तो देखो
इतना जो मैंने दिया है ना, ये आप लिख पाओगे 5 मार्क्स के लिए। आप 3 पेजेस, 4 पेजेस, 5 पेजेस नहीं लिख सकते। आपको पढ़ाई के साथ साथ प्रेजेंटेशन पे भी ध्यान देना है, ठीक है। सो जो भी मेरा बुक फॉलो कर रहे हैं, बुक में चैप्टर एंड होने के बाद क्वेश्चन बैंक गिवन है, क्वेश्चन बैंक बनाया ही गया है प्रेजेंटेशन के लिए। और एक चीज मैं बता रहा हूं, जितना मैंने बोल्ड और अंडरलाइन कर दिया है ना, आप देखोगे यहाँ पे जितने भी मैंने बोल्ड एंड अंडरलाइन किए हैं, अगर आप सिर्फ इतना भी लिखोगे तो आपको 1 पॉइंट के लिए 1 मार्क मिल जाएगा, 5 पॉइंट के लिए 5 मार्क्स मिल जाएंगे। ओनली इफ यू राइट द बोल्ड एंड हाईलाइटेड पार्ट, यू डोंट हैव टू राइट आगे पीछे का, ठीक है। जितना अच्छा समझाओगे उतना अच्छे मार्क्स आएंगे, ठीक है। बट हमें कॉम्पैक्ट भी करते जाना है चीजों को, ये नहीं कि 4 पेजेस बैठ के स्टेप्स पढ़ रहे हैं, लिखेंगे कैसे, ठीक है। चलो, जिनको ये बुक चाहिए, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में गिवन है, ऐप का लिंक, यू कैन गो फॉर द ऑनलाइन ऑर्डर। 7 to 10 डेज में ये बुक आपके घर पहुंच जाएगी, प्रेजेंटेशन के लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। आइए डिस्कस करते हैं स्टेप्स को। डायग्राम याद है जो मैंने शुरू में दिखाया था? तो आइए स्टेप्स डिस्कस करते हैं, एग्जांपल मैं समझाते चलूंगा, ठीक है। देखो, सबसे पहला स्टेप आपको क्या करना है, ऑर्गेनाइजेशन की स्ट्रक्चर बनानी है। ऑर्गेनाइजेशन की स्ट्रक्चर बनानी है। सबसे पहला काम, आप डिवाइड करो वर्क को। जो फैक्ट्री रिलेटेड वर्क है वो एक कैटेगरी में जाएगा, जो ऑफिस रिलेटेड वर्क है वो दूसरे कैटेगरी में जाएगा। तो बेस्ड ऑन द नेचर ऑफ द वर्क, कोई पेपर वर्क है, कोई मैनुअल वर्क है, मैनुअल वर्क वाले सब फैक्ट्री में, लेबरस वर्क वाले सब फैक्ट्री में, पेपर वर्क वाला सारा काम ऑफिस में। तो बेस्ड ऑन द नेचर ऑफ द वर्क यू हैव टू डिवाइड, फर्स्ट ऑफ ऑल डिवाइड कर लिया। अच्छा, अब काम में भी बहुत सारी एक्टिविटीज होती है, फैक्ट्री में एक ही काम थोड़ी होता है। फैक्ट्री में स्टोरिंग भी हो रहा है, फैक्ट्री में परचेज भी हो रहा है, फैक्ट्री में प्रोडक्शन भी हो रहा है, फैक्ट्री में रिपेयर का काम भी हो रहा है। सो फैक्ट्री में बहुत तरीके की काम होती है। यू हैव टू ग्रुप ऑल द सिमिलर एक्टिविटीज। जैसे कि मान लो अकाउंट्स का काम और फाइनेंस का काम, इन दोनों को आप ग्रुप कर सकते हो। ये दोनों काम एक कॉमर्स ग्रेजुएट कर सकता है। सो यू डोंट नीड टू सेपरेट पीपल टू हैंडल इट। अगर एक अच्छा कॉम्पिटेंट पर्सन आ गया, कॉमर्स ग्रेजुएट आ गया, तो ये दोनों काम वो देख लेगा। तो सिमिलर नेचर के काम को आप क्लब कर सकते हैं, समझ गए। देन यू हैव टू असाइन द ड्यूटी। अब ये काम किसी को असाइन कर देना है। जैसे आपने मिस्टर ए को ये काम असाइन कर दिया कि अकाउंट्स फाइनेंस तुम देख लो, ठीक है। अच्छा, मिस्टर ए क्या 10 हाथों के साथ पैदा हुआ है? नहीं। मिस्टर ए सारे काम खुद से देख लेगा? नहीं। मिस्टर ए को टीम लगेगी, ठीक है। मिस्टर ए को टीम लगेगी, मिस्टर ए को अथॉरिटी लगेगी, और मिस्टर ए को हमें वो अथॉरिटी डेलीगेट करना पड़ेगा। तो नेक्स्ट है पॉइंट नंबर 4, उसको हम लोग पावर डेलीगेट कर दे। मिस्टर ए की एक टीम भी होगी और मिस्टर ए को पावर दे दे कि आप अपनी टीम के साथ ये अकाउंट्स एंड फाइनेंस वाला काम करवा लो। एंड लास्टली, कोऑर्डिनेशन ऑफ एक्टिविटी। ये डायग्राम से समझाते हैं, कोऑर्डिनेटिंग ऑफ एक्टिविटीज। तो ये हमारा डायग्राम था, ठीक है। अब देखो कोऑर्डिनेशन क्या होगा, ये सब ऑर्गेनाइजेशन के अलग अलग पार्ट्स हैं, इनमें आपस में कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। जैसे प्रोडक्शन वालों ने प्रोडक्शन कर लिया तो वो फिर कहां जाएगा, वो जाएगा स्टोर हाउस में, स्टोरेज के लिए। ये हो गया कोऑर्डिनेशन कि हमने काम किया, अब आगे तुम संभालो। फिर सेल्स वाले जब सेल्स करेंगे तो स्टोर हाउस से गुड्स सेल्स में चला जाएगा और सामने वाले कस्टमर के यहां निकल जाएगा। तो ये हो गया कोऑर्डिनेशन कि इतना काम हमने कर लिया, आगे का आप संभालो। फिर सेल्स वालों ने सेल्स कर लिया, अब इस चीज की होगी अकाउंटिंग, तो अकाउंट्स वालों का नेक्स्ट काम आ जाता है। तो ये होता है कोऑर्डिनेशन, लिंक में काम करना। भले ही मेरा काम अलग है, तुम्हारा काम अलग है, बट मैं एक काम करके नेक्स्ट ओवर टू यू, तुम एक काम करके नेक्स्ट ओवर टू समबडी एल्स। तो ये क्या है, अलग अलग होके भी एक साथ लिंक में काम कर रहे हैं, ठीक है। तो अब हम लोग इंपॉर्टेंस पे चलते हैं। तो जिनके पास भी मेरा बुक है, आप आ जाइए पेज नंबर 82 पे, ठीक है। पेज नंबर 82 पे आ जाइए। जितना बोल्ड हाईलाइटेड है बस उस पर ध्यान देना, और ज्यादा हेडेक लेने की जरूरत नहीं है। हेडेक आपको लेना है अकाउंट्स में, कॉमर्स में मत लो, ठीक है। कॉमर्स को शॉर्ट एंड सिंपल रखो। चलो इंपॉर्टेंस पे आते हैं, लेट्स डिस्कस द इंपॉर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग। तो ये ऑर्गेनाइजिंग मतलब वो स्ट्रक्चर बनाना। तो इसको बना के क्या फायदा हुआ, अभी जो हमने ऊपर डायग्राम देखा, वैसे स्ट्रक्चर को बना के हमें क्या फायदा मिला। नंबर 1, स्पेशलाइजेशन का फायदा मिला। कैसे, देखो, जो अकाउंट्स का बंदा है, मान लो ये, तो ये रात दिन अकाउंट्स का ही काम करेगा। ये कॉमर्स ग्रेजुएट होगा, ये कॉमर्स बैकग्राउंड वाला पर्सन होगा, आपके जैसा, आप ही की फ्यूचर की बात हो रही है। कॉमर्स बैकग्राउंड वाला बंदा होगा और इसे अकाउंट्स की नॉलेज होगी, जैसे आप लोगों को है अकाउंट्स की नॉलेज, है ना। और ये रात दिन अकाउंटिंग ही करता रहेगा। तो जब हमें किसी चीज की नॉलेज होती है, वी बिकम द राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब एंड वी डू इट अगेन एंड अगेन, वी बिकम स्पेशलिस्ट, ठीक है। तो स्पेशलाइजेशन के लिए, और स्पेशलाइजेशन इज वन ऑफ द बेनिफिट ऑफ ऑर्गेनाइजिंग। नेक्स्ट,
जब सही बंदा उस काम को कर रहा होगा तो वेस्टेज नहीं होगा, देयर विल बी ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स, देयर विल बी द बेस्ट पॉसिबल यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स व्हेन देयर इज राइट पर्सन एट द राइट जॉब। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। कोऑर्डिनेशन कर पाना इजी होगा, मैंने आपको बताया प्रोडक्शन वाले स्टोर हाउस में भेजेंगे, स्टोर हाउस वाले सेल्स को भेजेंगे, सेल्स वाले सेल्स कर लेने के बाद डिटेल्स अकाउंटिंग डिपार्टमेंट को भेजेंगे। तो ये कर पाना बहुत आसान है क्योंकि सबका रोल क्लैरिटी है, यू नो कि नेक्स्ट चेन में कौन आ रहा है, आपको किसको अगला बात बताना है। सो कोऑर्डिनेशन कोऑपरेशन दिस बिकम्स सिंपल अगर ऑर्गेनाइजिंग क्लियर है तो। नेक्स्ट, सिक्योरिटी एंड सपोर्ट रहेगा, एक दूसरे को सपोर्ट कर सकेंगे हम लोग अगर हमारा ऑर्गेनाइजिंग स्ट्रक्चर स्ट्रॉन्ग है तो। ठीक है, साउंड ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, एक अच्छा ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर रहेगा तो हम लोग एक दूसरे को सपोर्ट करके काम कर पाएंगे। वी नो whom टू टॉक टू, whom टू टेक हेल्प फ्रॉम, ये सब क्लैरिटी रहेगी। ठीक है, एंड ग्रोथ भी उसी ऑर्गेनाइजेशन में आता है जिसका स्ट्रक्चर स्ट्रॉन्ग है, काम करने में स्मूथनेस आ जाती है, तो काम जल्दी जल्दी हो जाता है और इससे ग्रोथ एंड डाइवर्सिफिकेशन आप कर पाओगे। ठीक है, 5 पॉइंट काफी है। ठीक है, 5 पॉइंट काफी है, बट मैं आपको एक पॉइंट और समझा देता हूं, जैसे अडेप्शन टू चेंज। चेंज अगर कुछ भी आए ना तो वो जल्दी अडेप्ट कर लेंगे, जैसे कि एक न्यू अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर आया, एक न्यू अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर आई है मार्केट में, तो बताओ पूरे फैक्ट्री को इसकी ट्रेनिंग देनी होगी क्या? नो, ओनली अकाउंट्स वालों को ट्रेनिंग देंगे। तो क्या है, चेंज जल्दी आ गया हमारे ऑर्गेनाइजेशन में क्योंकि राइट पर्सन एट द राइट जॉब है, तो उसने इस चेंज को अब्सॉर्ब कर लिया, अडेप्ट कर लिया, पूरे ऑर्गेनाइजेशन को डिस्टर्ब करने की जरूरत नहीं पड़ी। तो हमने इतनी क्लैरिटी के साथ अपनी ऑर्गेनाइजेशन को बांट रखा है कि एनी चेंजेस दैट कम्स गेट अब्सॉर्ब्ड बाय द राइट पर्सन। whole factory does not whole business does not needs to be disturbed। ऑलराइट, नेक्स्ट टॉपिक पे हम लोग आते हैं। अब हम लोग वेरियस टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजिंग देखने जा रहे हैं और जितना सिलेबस में है मैं बस आपको उतना ही दिखा रहा हूं। तो ये है फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है? फॉर्मल नेटवर्क, फॉर्मल स्ट्रक्चर जो कि बिजनेस ने बना के दिया है। ठीक है, तो ये बिजनेस खुद से बना करके देता है, कौन किस टीम में रहेगा, उसके टीम मेंबर्स कौन कौन होंगे, उस टीम का लीडर कौन होगा, ये सब डिसीजन टॉप लेवल मैनेजमेंट करके देती है। ठीक है, जैसे आप मान लो अपने स्कूल में क्लास 12 बी में हो, तो क्या आप अपनी मर्जी से 12 बी में चले गए? कल को आप 12 ए में जाके बैठ सकते हो क्या? नहीं, क्योंकि ये फॉर्मल ऑर्गेनाइजिंग है, आपके स्कूल वालों ने आपको सेक्शन बी में डाला है तो आपको सेक्शन बी में ही जाना है, डेली सेक्शन बी में जाना है, यू डोंट हैव अ चॉइस। तो इसी को कहते हैं फॉर्मल ऑर्गेनाइजिंग। ठीक है, चाहे आपको वहां के लोग पसंद हो या ना पसंद हो, आपको डेली जाके उन्हीं के साथ बैठना है। ठीक है, तो इसे कहते हैं फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, सो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन जो होता है ये डेलिबरेटली क्रिएटेड होता है, जानबूझ के क्रिएशन इसकी की जाती है, किसी ने सोच समझ के इसको क्रिएट किया है। ठीक है, इसमें स्पेशलाइजेशन रहता है, ऑफिस की बात कर रहा हूं, अगर आप अकाउंट्स डिपार्टमेंट में है मतलब आप अकाउंट्स के स्पेशलिस्ट थे तो ही आप अकाउंट्स डिपार्टमेंट में है। ठीक है, ओके, ऑफिस की बात हो रही है, यहां पे अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी के बेसिस क्लियर रहते हैं, कौन किसका लीडर है कौन जूनियर है, ये क्लैरिटी रहती है फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में। ठीक है, यहां पे मोस्ट ऑफ द टाइम रूल्स जो होते हैं वो रिटन रहते हैं और सबको पता रहता है क्या रूल्स फॉलो करना है, इट्स ऑल डॉक्यूमेंटेड। ठीक है, आप 3-4 पॉइंट यहां से कर सकते हो। ठीक है, इसमें से केस स्टडी भी एक्सपेक्टेड है। ठीक है, अब देखो एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज पे आते हैं। एडवांटेज ये है कि यहाँ पे क्लैरिटी रहती है, सबको पता है कि मेरा काम क्या है, जो इस ऑर्गेनाइजेशन के रूल्स है वो सब रिटन रहते हैं, सो देयर इज नो कंफ्यूजन ओवर हियर। नेक्स्ट, यूनिटी ऑफ कमांड एंड स्केलर चेन, जो हेनरी फ्योल ने बोला था वो फॉलो कर पाना यहाँ इजी होता है। यूनिटी ऑफ कमांड बिकॉज यू हैव ओनली वन लीडर ओवर हियर, स्केलर चेन बिकॉज जो कम्युनिकेशन है वो कैसे फ्लो करेगा इसका भी डिसीजन ले लिया जाता है। एंड इट इज इजी टू फिक्स रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्योंकि आपको अगर कोई काम दिया गया है तो जरूर लीडर ने ही आपको काम दिया होगा। एंड सिंस थिंग्स आर डॉक्यूमेंटेड, सिंस थिंग्स आर रिटन, ईमेल पे आ जाता है, तो इसकी जवाबदारी जिस कहते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स्ड रहती है। आपने कुछ गड़बड़ किया या काम में कुछ गड़बड़ हो गया तो पता चल जाएगा कि ये काम किया किसने था। ठीक है, सो दिस इज फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन का एडवांटेज।
डिसएडवांटेज क्या हो गया ऑर्गेनाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से? डिसएडवांटेज ये है कि रिजिडिटी बहुत ज्यादा आ जाती है, फ्लेक्सिबिलिटी की कमी रहती है, सिंस यू हैव टू फॉलो व्हाट इज रिटन, तो आपको अपना माइंड यूज नहीं करना है फिर, तो यहां थोड़ी सी रिजिडनेस आ जाती है। कुछ डिलेज हो सकते हैं, अगर लिखा है कि परमिशन के बिना आप कोई काम नहीं कर सकते तो आपको परमिशन के लिए वेट करना पड़ेगा, सामने वाला एब्सेंट हो सकता है, सामने वाला बिजी हो सकता है, यू आर नॉट डूइंग योर वर्क बिकॉज यू आर वेटिंग फॉर अप्रूवल, तो ये सब अप्रूवल सिस्टम और परमिशन सिस्टम और ये सब में थोड़ा डिले हो सकता है, अपॉर्चुनिटी लूज हो सकती है। एंड दूसरी बात, यहाँ ह्यूमन रिलेशनशिप की वैल्यू नहीं है, यहाँ पे वैल्यू सिर्फ काम की है, ठीक है, आप सिर्फ काम पे फोकस करते हो, तो अगर सामने वाला बीमार भी है आपको वो नहीं देखना, आपको उसे काम निकलवाना है, सामने वाला कुछ पर्सनल प्रॉब्लम से गो थ्रू कर रहा है, यू डोंट हैव टू थिंक, यू हैव टू गेट द वर्क डन, तो यहाँ पे थोड़ा वो ह्यूमन फीलिंग्स खत्म हो जाती है, तो ये भी इसका एक डिसएडवांटेज है। तो ये था फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन जो ऑर्गेनाइजेशन वालों ने खुद से बना के दिया, आपकी टीम जो आपके ऑर्गेनाइजेशन वालों ने खुद से बना के दी। अब इसका ही उल्टा हो जाता है इनफॉर्मल, इनफॉर्मल यानी कि जो आपने खुद से बना लिया। होता है ऑफिस में, कभी हम लोग कैंटीन में चले जाते हैं, खाना खाने चले जाते हैं, कभी चलते फिरते किसी से बात हो जाती है, तो एक एक इनफॉर्मल ग्रुप भी बन जाता है ऑफिस में, सब अलग अलग डिपार्टमेंट के लोग एक ही जगह से गुजर रहे हैं, एक ही जगह खाना खा रहे हैं, एक ही जगह बैठ रहे हैं, तो थोड़ा बातचीत होते होते कुछ दिनों में एक ग्रुप बन जाता है, तो उस ग्रुप को हम लोग कहते हैं इनफॉर्मल, बिकॉज ऑर्गेनाइजेशन ने नहीं बोला था इससे दोस्ती कर रहे हैं उससे दोस्ती कर रहे हैं, आप हो सकता है 12B में है बट आपका एक फ्रेंड है जो कि 11A में है, अब बताओ कैसे उससे दोस्ती होगी, ये चलते फिरते हो गया, ठीक है ना, जूनियर है फिर भी हो गया, तो वैसे ही ऑफिस में भी हो जाता है, आप भले ही अकाउंट्स डिपार्टमेंट में है बट आपका दोस्त जो है वो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में है, तो हो गई दोस्ती, कभी बातचीत में कभी हो गया, एक ही मेट्रो से आना जाना करते हैं ऑफिस, एक ही टाइम में एंट्री करते हैं गेट पे, तो वहां से थोड़ी दोस्ती होगी, तो इसे कहते हैं इनफॉर्मल। अब इनफॉर्मल में क्या है, ये अनप्लैंड होता है, ठीक है, तीन चार करते हुए चलना, ठीक है, तीन चार करते हुए चलना, अल्टीमेटली आपको याद करना है, मैं तो समझा रहा हूं आपको याद करना ये चीज, ठीक है, देखो इट इज अनप्लैंड, यहां पे वैल्यू है ह्यूमन रिलेशनशिप्स की, लाइफ में क्या चल रहा है, आपको क्या प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है, दुखी क्यों लग रहे हो, ये सब बातें यहां पे होगी, गॉसिप्स जिसे कहते हैं, है ना, तो फॉर्मल में क्या था, ओनली वर्क, यहां पे आती है ह्यूमन रिलेशनशिप, किस बेसिस पे आपकी दोस्ती हुई, सेम टेस्ट, सेम लैंग्वेज, सेम रिलीजन, सेम कल्चर, तो काफी सारी हो सकती है, आपमें सिमिलैरिटी हो, ठीक है, तो हो गया दोस्ती, एंड दिस इज वॉलेंट्री, ये आपकी मर्जी है, आप भले ही क्लास 12 में हो, 11 वाले से दोस्ती करना ये आपकी मर्जी है, सो फॉर्मल में इट इज कंपल्सरी, आपको मानना पड़ेगा, इनफॉर्मल में मानो या ना मानो इट इज वॉलेंट्री, ठीक है, इट इज वॉलेंट्री। आइए एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज देखते हैं। सो सबसे पहला एडवांटेज है कि आपको एक सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस फील होगा, आपको अपनापन फील होगा, क्योंकि ये किसी ने आपके ऊपर फेंका नहीं है, ये आपने खुद से बनाया है, इस ग्रुप को आपने खुद से बनाया है, nobody has forced this on you, ठीक है, रिलीफ फ्रॉम मोनोटनी, एक ही काम डेली डेली कर करके थोड़ा पक जाते हैं, तो थोड़ा बातचीत करके आ जाते हैं दूसरे ग्रुप में, एक ही जगह बैठे बैठे 8 घंटे 10 घंटे बैठे रहना है, एक ही काम करते रहना है, थोड़ा उससे ब्रेक मिल जाता है, ठीक है, एंड कभी कभी यस आपको वर्क प्रॉब्लम का भी सोल्यूशन मिल जाता है, बिकॉज नॉलेज शेयरिंग होगा, असिस्टेंस मिलेगा दूसरों से, तो थोड़ा बातचीत में आपको वो भी सॉर्ट आउट हो जाता है, ठीक है, तीन चार करते हुए चलना, सो ये सब बेनिफिट है इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन का, लेकिन इसकी कुछ लिमिटेशंस भी है, लिमिटेशंस ये है कि इसके कुछ कॉन्फ्लिक्टिंग नॉर्म्स हो सकते हैं, मतलब ऑर्गेनाइजेशन आपसे कुछ और एक्सपेक्ट कर रहा है और आपके दोस्त लोग आपसे कुछ और एक्सपेक्ट कर रहे हैं, ऑर्गेनाइजेशन सोच रहा है कि आप ज्यादा टाइम ऑफिस को दो, ज्यादा हार्डवर्क करो, आपके दोस्त एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आप जल्दी छुट्टी लेके निकलो, शाम में मूवी भी तो जानी है, तो कॉन्फ्लिक्टिंग नॉर्म्स आ सकते हैं, ऑपोजिट हो सकता है, ठीक है, these norms may be contrary, मतलब opposite, contrary का मतलब opposite to formal organization, तो formal way में आपसे जो expected है, इनफॉर्मल वाला ग्रुप हो सकता है आपसे कुछ ऑपोजिट एक्सपेक्ट करे, ठीक है, रेजिस्टेंस टू चेंज हो जाता है, जब एक ग्रुप बन जाता है ना, तो ग्रुप बनने के बाद फिर एक रेजिस्टेंस आ जाता है, कुछ भी चेंज आएगा ना, कुछ भी चेंज होने की कोशिश होगी, ये ग्रुप चाहेगा कि नहीं हमारा ग्रुप टूटना नहीं चाहिए, हम लोग उस चेंज को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, तो इनको क्या ना, इनको स्टेटस को प्रेफर
करते हैं ये लोग। स्टेटस को मतलब नो चेंज, एज इट इज। स्टेटस को का मतलब हो गया एज इट इज, जैसा चल रहा है चलने दो, क्या दिक्कत है, ठीक है। और आप क्या कर सकते हो इसमें, एक ये पॉइंट नंबर 5 इजी है, इजी है इसलिए पॉइंट नंबर 5 करा रहा हूँ। रूमर बहुत ज्यादा फैलते हैं, आप क्लास में हो आपको पता होगा, ठीक है, कितने रूमर्स फैलते हैं, कितने लोगों को लेकर के गॉसिप्स फैलती है। तो ये सब इनफॉर्मल में ही होता है। फॉर्मल में काम, ओनली काम करना है, फॉर्मल में ओनली वर्क, ह्यूमन वैल्यूज की कोई जगह नहीं। बट यहाँ पे बहुत तरीके के रूमर्स फैलेंगे, मिसकंसेप्शंस फैलेंगे, तो ये एक डिसएडवांटेज है, ज्यादा बातचीत करने का ये सब डिसएडवांटेज होता है। ओके, नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है दैट इज फंक्शनल स्ट्रक्चर एंड डिविजनल स्ट्रक्चर। तो देखो, फंक्शनल स्ट्रक्चर किसे कहते हैं, जब हम लोग अपने ऑर्गेनाइजेशन को वर्क के बेसिस पे बांटते हैं, वर्क के बेसिस पे बांटते हैं। जैसे हमने देखा था फैक्ट्री में अलग टाइप का वर्क होता है, ऑफिस में अलग टाइप का वर्क होता है, दोनों को अलग अलग बांट दिया। फिर फैक्ट्री में भी प्रोडक्शन एक अलग टाइप का वर्क है, रिपेयर मेंटेनेंस अलग टाइप का वर्क है, एंड स्टोरिंग एक अलग टाइप का वर्क है। तो उसको, तो हमने क्या किया, वर्क के बेसिस पे डिविजन किए थे, डिपार्टमेंट्स बनाए थे। तो जब आप इस तरीके से नेटवर्क बनाते हो, इस तरीके से स्ट्रक्चर बनाते हो काम के बेसिस पे, तो इसे हम कहते हैं फंक्शनल स्ट्रक्चर, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली वी डिवाइड द ऑर्गेनाइजेशन ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन या फिर वर्क। इसका मेन एडवांटेजेस क्या है, अगेन तीन चार करते हुए यहाँ से चलना, ठीक है। एंड बी प्रिपेयर्ड फॉर केस लॉज इन दीज पोर्शंस, ठीक है। यहाँ से इंडायरेक्ट क्वेश्चन बन सकते हैं, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है। अगर आपको प्रैक्टिस करना है कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन एग्जाम स्टैंडर्ड का, तो आप मेरे ऐप के कोर्स का भी हेल्प ले सकते हो, ठीक है। इसमें मैंने हर चैप्टर में कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस पर केस स्टडी डालना शुरू किया है, ठीक है। और मोर और लेस आपको इसी स्टैंडर्ड के क्वेश्चंस एग्जाम में देखने को मिलेंगे, ठीक है। जो लोग भी इस कोर्स का पार्ट बनेंगे उनको बुक वैसे भी मिल जाएगा, जो मैं बुक की बात कर रहा था वो आपको वैसे भी डिलीवर हो जाएगी इस कोर्स के साथ भी। आइए एडवांटेज पे थोड़ा ध्यान देते हैं। व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ फंक्शनल स्ट्रक्चर। तो ये टाइम टेस्टेड है, टाइम प्रूवन है, मतलब बहुत लोगों ने यूज कर रखा है और इसका बेनिफिट मिला हुआ है। तो अगर मैं अपना ऑर्गेनाइजेशन बना रहा हूं, आई एम अ न्यू पर्सन, न्यू बिजनेसमैन, तो मैं इसको यूज कर सकता हूं, क्योंकि ये टाइम प्रूवन है, टाइम टेस्टेड है, बहुत लोगों ने करके इसको, इससे अच्छे रिजल्ट्स पाए हैं। तो ये बेनिफिट है। नेक्स्ट, ऑक्यूपेशनल यानी वर्क वाइज स्पेशलाइजेशन आ जाएगा इसमें। स्पेशलाइजेशन की बात हमने इंपॉर्टेंस में भी किया था। तो वही वही बात यहाँ पे है कि जब कोई काम को राइट पर्सन एट द राइट जॉब बार बार उसको करता रहे, तो वो स्पेशलिस्ट बन जाता है। तो स्पेशलाइजेशन का बेनिफिट हमें मिलेगा। इट इंश्योर्स दैट ऑल एक्टिविटीज दैट आर नेसेसरी वो सब कवर हो जाए, बिकॉज हमने काम के हिसाब से ऑर्गेनाइजेशन को बनाया है, तो सारे काम का कवरेज हो जाएगा, कुछ भी छूट नहीं जाएगा, ठीक है। एंड इट एलिमिनेट्स, एक पॉइंट और कर लेते हैं, तीन चार काफी है, ठीक है, 3 to 4 पॉइंट्स आप कर सकते हो। ये इजी पॉइंट है इसलिए मैं बोल रहा हूँ, पॉइंट नंबर एफ। तो ए बी सी एंड एफ आप कर सकते हो, एफ इजी है इसलिए बोल रहा हूँ। इट एलिमिनेट्स डुप्लीकेशन। सिंस आपने काम को बांट रखा है, तो एक ही पर्सन उस काम को करेगा, कभी भी आपको ऐसा नहीं मिलेगा कि दो पर्सन सेम काम कर रहे हैं, डुप्लीकेशन ऑफ वर्क नहीं मिलेगा, बिकॉज यू हैव डिवाइडेड द ऑर्गेनाइजेशन वेरी क्लियरली, ठीक है। बट इसके कुछ डिसएडवांटेज भी होते हैं। क्या डिसएडवांटेज होते हैं, कि जो मैनेजर्स होंगे ना, वो ओनली अपने डिपार्टमेंट को देखेंगे एंड दे मे नॉट बी एबल टू सी फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन एट अ होल। आप सिर्फ अपने डिपार्टमेंट को कंट्रोल करने में लगे हो, अपना काम सही से करने में लगे हो, आपको एंटायर ऑर्गेनाइजेशन कैसा परफॉर्मेंस दे रहा है उससे कोई लेन देन नहीं है आपका फिर। तो यू बिकम वेरी सेल्फिश इन दैट सेंस, ठीक है। एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट को रिस्पॉन्सिबल ठहराना फिर दिक्कत हो जाता है। अगर कंपनी को लॉस हो जाए, कंपनी को लॉस हो जाए, 1 लाख रुपए मंथली लॉस हो जाए, तो किसकी ब्लेम, कौन ब्लेम लेगा? क्या सेल्स टीम ने खराब काम किया? क्या प्रोडक्शन वालों ने अच्छा नहीं बनाया प्रोडक्ट? क्या परचेज वालों ने रॉ मटेरियल ही सस्ते क्वालिटी का खरीदा? क्या हमारे यहाँ पे कॉस्ट हर चीज की बहुत ज्यादा आ रही है? क्या ओवर स्टाफिंग कर रखा है हम लोगों ने? किस कारण से लॉस हुआ? ये आप एक जन को ब्लेम नहीं कर पाओगे। तो किसी एक पे ब्लेम डाल पाना या किसी एक को रिस्पॉन्सिबल ठहरा पाना बहुत डिफिकल्ट है, ठीक है। एक दो और पॉइंट कर सकते हो। हाँ, जो फंक्शनल हेड होते हैं ना, मतलब सपोज अकाउंट्स डिपार्टमेंट है, तो अकाउंट्स डिपार्टमेंट में एक अकाउंट्स हेड होगा जो अकाउंट्स टीम को लीड करेगा। तो उसके पास, he does not obtains experience
फॉर फ्यूचर, जब वो फ्यूचर में पूरे ऑर्गेनाइजेशन का हेड बनेगा ना, अभी अकाउंट्स डिपार्टमेंट का हेड है, एक टाइम आएगा जब उसकी प्रमोशन होगी और एक टाइम आएगा जब वो पूरे कंपनी का हेड बनेगा, तो उसके पास ना नेसेसरी एक्सपीरियंस नहीं रहेंगे सारे डिपार्टमेंट्स के, क्योंकि उसने पूरी जिंदगी में एक डिपार्टमेंट को संभाला है। तो उसको किस चीज का एक्सपीरियंस है? बस अकाउंट्स का एक्सपीरियंस है। प्रोडक्शन को कैसे कंट्रोल करना है, ही डज नॉट नो। सेल्स को कैसे ग्रो करवाना है, ही डज नॉट नो। उसने सिर्फ अकाउंट्स देखा है पूरी जिंदगी। तो ये एक प्रॉब्लम आ जाती है कि आगे के लिए जब टॉप में लोग लगेंगे ना, तो यू डोंट हैव सफिशिएंट टैलेंट इन द ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। और आप कर सकते हो, यस, पॉइंट नंबर डी भी इजी है। जब ऑर्गेनाइजेशन ग्रो करेगा तो डिलेज होंगे फिर डिसीजन मेकिंग में, क्योंकि फिर काम ज्यादा हो जाएगा, फिर नए फैक्ट्रीज भी बन जाएंगे, फिर सब दूर दूर हो जाएंगे, है ना। तो फिर कोऑर्डिनेशन में प्रॉब्लम आएगा एंड डिलेज होंगे बहुत ज्यादा प्रोसीजर रिलेटेड। तो ये था आपका फंक्शनल स्ट्रक्चर, जहां हमने काम के बेसिस पे ऑर्गेनाइजेशन बनाया। एक और तरीका होता है, दैट इज नंबर 2, डिविजनल स्ट्रक्चर, जहां पे आप प्रोडक्ट वाइज, यहां पे आप क्या कर सकते हो, यहां पे ऑन द बेसिस ऑफ प्रोडक्ट आप डिवीजन बना सकते हो, ठीक है। प्रोडक्ट के हिसाब से आप डिवीजन बना सकते हो। जैसे कि आईटीसी, आईटीसी कंपनी आपने सुना होगा, आप इसका एक प्रोडक्ट यूज भी करते हैं। ये रहा वो प्रोडक्ट, क्लासमेट। क्लासमेट की नोटबुक्स आप यूज करते होंगे, ठीक है। और भी प्रोडक्ट यूज करते होंगे, हो सकता है आप yippee भी यूज करते हो सकता है आपके घर में सैवलॉन का हैंड वॉश भी आता होगा, हो सकता है आपके घर में मंगलदीप की अगरबत्ती भी आती होगी, ठीक है ना। सनफीस्ट बिस्किट भी आते होंगे, आशीर्वाद का आटा भी आता होगा, ठीक है। तो काफी सारे प्रोडक्ट्स है इसके, ठीक है। ये तो कुछ प्रोडक्ट्स दिखाए, इसके अलावा बहुत सारे और प्रोडक्ट्स भी है। तो ये होता है डिविजनल स्ट्रक्चर, जब आपने अपने ऑर्गेनाइजेशन को प्रोडक्ट के हिसाब से बांट रखा है। अब जो जो डिपार्टमेंट आटे से रिलेटेड है, उसका कोई लेन देन नहीं है इस कॉपी वाले से, नोटबुक वाले से। जो डिपार्टमेंट नोटबुक बना, ये टू सेपरेट डिविजन है, दोनों का अपना अलग अलग काम है। एक स्टेशनरी आइटम्स बना रहा है, एक आटा मैदा ये सब बना रहा है, ठीक है। तो दोनों का अलग अलग टाइप का काम है, तो इसे हम कहते हैं डिविजनल स्ट्रक्चर, जहां काम के बेसिस पे नहीं, प्रोडक्ट के बेसिस पे डिवीजन किया आपने। और ये सिर्फ बड़ी कंपनीज कर पाएंगी जिनका इतना प्रोडक्ट हो। अगर आप एक दो प्रोडक्ट बना रहे हैं तो आप क्या डिवीजन करोगे? आपके पास होने चाहिए अच्छे खासे इनके जैसे। ये तो मैंने कम दिखाया, इनके और भी बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है। मेन तो प्रोडक्ट यहाँ दिखाया ही नहीं है मैंने, ठीक है। आप समझ रहे हो, समझदार को इशारा काफी है, मेन प्रोडक्ट तो यहाँ है ही नहीं जिसके ऊपर इसका नाम है, ठीक है। आइए एडवांटेजेस करते हैं, तीन चार करते हुए चलेंगे, ठीक है। तो एडवांटेज ये है, यस, कोऑर्डिनेशन की प्रॉब्लम खत्म। एक दूसरे से बात ही नहीं करना, कोऑर्डिनेशन करने की जरूरत ही नहीं। आटा वाला थोड़ी ना स्टेशनरी वाले से बात करेगा, yippee नूडल थोड़ी ना बिंगो वाले से बात करेगा। सबका अपना अलग अलग काम है, अपना अपना जियो, चिल मार के काम करो, ठीक है। नो टॉकिंग टू ईच अदर। हाँ, आपका पूरा फोकस हो जाता है फिर उस प्रोडक्ट लाइन पे, तो एक इंडिविजुअल प्रोडक्ट को बहुत ज्यादा फोकस मिल पाता है, दिस इज अनदर एडवांटेज। एंड एक और आप कर सकते हैं, यस, रेस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ पे फिक्स कर सकते हैं। अब अगर लॉस होता है तो हमें पता चल जाएगा कि कौन सा प्रोडक्ट हमारे लिए प्रॉब्लमैटिक है, ठीक है। सो यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करना, किसने गड़बड़ किया वो फिक्स करना इजी है। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं डिसएडवांटेजेस की तरफ। इसका डिसएडवांटेज क्या है कि डुप्लीकेशन ऑफ फिजिकल फैसिलिटीज। फिजिकल फैसिलिटीज क्या होते हैं? फिजिकल फैसिलिटीज हम लोग बोल रहे हैं फैक्ट्री को, मशीन्स को, है ना, फिक्स एसेट्स, इनकी बात होती है। तो एक सपोज पैकिंग मशीन है, तो पैकिंग मशीन हमें खरीदना पड़ रहा है yippee के लिए अलग, पैकिंग मशीन हमें खरीदना पड़ रहा है आटे के लिए अलग, पैकिंग मशीन हमें खरीदना पड़ रहा है स्टेशनरी के लिए अलग, ठीक है। तो सबके लिए अलग अलग खरीदना पड़ रहा है। कंपनी एक ही है आईटीसी, बट इट इज बाइंग सेम टाइप ऑफ मशीन फॉर एवरी प्रोडक्ट। तो डुप्लीकेशन उस सेंस में हो रहा है, ठीक है। सेंट्रलाइजेशन का एडवांटेज आर नॉट अवेलेबल। जैसे कि अकाउंटिंग, यहां पे देखो अकाउंटिंग लिखा ना, अब एक ही अकाउंटेंट सबका अकाउंटिंग कर सकता था, लेकिन सिंस आपने कंपनी ही अलग अलग बना ली, किसी का हेडक्वार्टर मुंबई में है तो किसी का हेडक्वार्टर गुजरात में है, किसी का हेडक्वार्टर कहीं और है, तो क्या है ना कि आपने 36 जगह पे ऑफिस खोल रखा है, तो अब आपके 36 अकाउंटेंट बैठ रहे हैं। एक ही अकाउंटेंट से काम हो सकता था, बट सेंट्रलाइजेशन का कॉन्सेप्ट ही नहीं है, आपने सारा डिसेंट्रलाइज कर रखा है, सब जगह अलग अलग लोग बैठे हैं, तो इट इज कॉस्टली।
इसलिए मैंने बोला ना बड़ी कंपनीज कर सकती हैं, छोटी कंपनीज की बस की बात नहीं है। अंडर यूटिलाइजेशन रह जा सकता है, हो सकता है आपके सारे प्रोडक्ट इक्वली बिग ना हो। जैसे आटे में आपने आशीर्वाद आटे का नाम सुना होगा, ठीक है, हैंड वॉश में भी आपने सैवलॉन का नाम सुना होगा, ठीक है, बट इसमें से काफी सारे ऐसे प्रोडक्ट है जिसका आपने कभी नाम नहीं सुना होगा, ठीक है। यहाँ पे जैसे सुप्रिया गंगा जल, आपने कभी सुप्रिया गंगा जल का नाम सुना है? ठीक है, आज पहली बार सुन रहे हो, बट आपने कभी सुप्रिया गंगा जल का नाम सुना था? नहीं। तो क्या है ना, अब सुप्रिया गंगा जल का जो डिवीजन है ये वाला, ये इसकी हो सकती है सारे मशीन काम नहीं कर रही है, अंडर यूटिलाइज रह जा रहा है, बट सपोज हो सकता है आउट ऑफ 24 आवर्स आपके मशीन्स ओनली 6 आवर्स काम कर रहे हैं, तो बाकी जो अनयूज्ड टाइम है, क्या उसमें आप आटा बना पाओगे? नहीं बना पाओगे। क्या उसमें आप स्टेशनरी आइटम बना पाओगे? नहीं बना पाओगे, क्योंकि मशीन अलग है, तो वो अंडर यूटिलाइज ही रह जाएगा। यू कैन नॉट यूटिलाइज इट फॉर सम अदर प्रोडक्ट, तो वो अंडर यूटिलाइज ही रह जाएगा। तो ये मेजर डिसएडवांटेज है, ठीक है। एक और कर लेते हैं, कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है, कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है किस चीज को लेके? डिवीजन ऑफ फंड्स को लेके, ठीक है। सब चाहेंगे कि उनका एडवर्टाइजमेंट ज्यादा हो, सब चाहेंगे कि उनका प्रोडक्शन ज्यादा हो, सब चाहेंगे कि उनके टीम में ज्यादा मेंबर्स रहे, इन सब चीजों के लिए पैसा लगता है। एवरी डिवीजन विल ट्राई टू एक्सट्रैक्ट मोर मनी फ्रॉम द टॉप मैनेजमेंट, बट सबको मिलने वाला नहीं है, तो फिर भेदभाव आना शुरू हो जाएगा। कोई बोलेगा यार तुम तो मुझे पैसे ही नहीं देते, मैं बनाऊं कैसे? तुम तो मुझे एडवर्टाइजमेंट का खर्चा ही नहीं देते, मैं करूं कैसे? तो ये सब भी प्रॉब्लम हो सकता है, देयर मे बी कॉन्फ्लिक्ट्स, लोग सोचेंगे ना भेदभाव हो रहा है, ठीक है। तो ये था आपका फंक्शनल एंड डिविजनल स्ट्रक्चर। नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट है वो है डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। एक पर्सन सारा काम खुद से नहीं कर पाएगा, तो उसे क्या करना होगा? अपना अथॉरिटी, अपनी पावर डेलीगेट करनी पड़ेगी सामने वाले को, अपने टीम मेंबर्स को, अपने जूनियर्स, अपने सबॉर्डिनेट को, और टीम से काम करवाना पड़ेगा। रेस्पॉन्सिबिलिटी इज स्टिल विद दैट पर्सन, बट द पावर हैज बीन डेलीगेटेड। किसी काम को करने की पावर जूनियर को दे दी, इसे हम लोग कहते हैं डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। इससे काम फास्ट हो जाता है। पहले एक ही बंदा काम कर रहा था, अभी वो भी काम कर रहा है, वो उसने किसी और को पावर दे रखा है, वो भी काम कर रहा है, तो अब दो बंदे काम कर रहे हैं। तो दिस इज टीम वर्क, दिस इज एक्सपीडिशन ऑफ द वर्क, चीजों को फास्ट किया जा रहा है, ठीक है। क्या इंपॉर्टेंस है, क्या एडवांटेज है इसकी? तो टॉप वालों को थोड़ा रिलीफ मिल जाता है, टॉप मैनेजमेंट हर काम नहीं कर सकता, दे नीड सपोर्ट ऑफ अदर पीपल, एंड सपोर्ट तभी मिलेगा जब आप अपना अथॉरिटी, अपनी अथॉरिटी को डेलीगेट करोगे, उनको भी पावर दोगे काम करने के लिए, ठीक है। स्केलर चेन फॉलो होगा। स्केलर चेन जो हमें हेनरी फ्योल ने समझाया था कि मिस्टर ए मिस्टर बी को अथॉरिटी देगा, कम्युनिकेशन करेगा, मिस्टर बी फिर मिस्टर सी को कम्युनिकेट करेगा, उसको पावर देगा। तो एक चेन ऑफ कम्युनिकेशन फॉलो हो रहा है, एक चेन ऑफ अथॉरिटी फॉलो हो रही है। हैप्पीली सब काम नहीं हो रहा है, एक ऑर्डर में, एक चेन में काम हो रहा है, इसे हम कहते हैं स्केलर चेन। इसमें क्लैरिटी रहती है, मेन चीज वही है, क्लैरिटी रहेगी, रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स कर पाएंगे, ठीक है। स्पेशलाइजेशन का बेनिफिट मिलेगा, आप उस सबॉर्डिनेट को डेलीगेट करोगे पावर, अथॉरिटी, जो स्पेशलिस्ट है, ठीक है। एन एग्जीक्यूटिव मतलब टॉप का पर्सन कैन असाइन जॉब टू हिज सबॉर्डिनेट अकॉर्डिंग टू देयर एक्सपीरियंस, देयर स्पेशलाइजेशन, ठीक है। क्विकर डिसीजन हो पाएगा, क्योंकि आप काम से रिलीफ लोगे, दूसरों को काम दोगे, तो ही तो आपके पास फ्री टाइम रहेगा जल्दी डिसीजन लेने का। सारा काम आप ही करेंगे तो आप बहुत ज्यादा इन्वॉल्व हो जाएंगे काम में, फिर आप डिसीजन नहीं ले पाएंगे, बिकॉज यू आर डूइंग टू मेनी वर्क एट अ टाइम, ठीक है। और इससे सबॉर्डिनेट को भी मोटिवेशन लगेगा, उसको लगेगा यार मेरे को चुना काम करने के लिए, बहुत सारे लोग थे बट मेरे को बोला, तो उसको भी एक मोटिवेशन फील होगा कि आई एम डूइंग अ गुड जॉब, मैनेजमेंट इज लुकिंग एट मी, मैनेजमेंट इज जजिंग मी, दे आर हैप्पी विद मी, दैट इज व्हाई दे आर गिविंग मी दिस अथॉरिटी। तो जब जूनियर को सीनियर से पावर आता है काम कर, उसको एक अलग इंपॉर्टेंस फील होता है। क्लास मॉनिटर को देख लो ना, जब टीचर जाता है क्लास से बाहर, एक क्लास मॉनिटर खड़ा करके जाता है, वो फिर अपने आप को राजा समझता है क्लास का, आपके स्कूल में है ना, तो वो फिर दैट इज मोटिवेशन, तो उस मोटिवेशन की बात हो रही है, ठीक है। तो ये उनका सेल्फ एस्टीम के लिए भी अच्छा है, उनको खुद की सेल्फ इमेज इंप्रूव हो जाती है, उनके कॉन्फिडेंस कॉन्फिडेंस तो स्काई रॉकेट करता है। सो दिस इज डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। अगर आपको ये चैप्टर में हेल्प हो रहा है, अगर आपको अच्छे से समझ में आ रहा है और आपको बहुत क्लैरिटी के साथ समझ में आ रहा है, तो प्लीज आप इस वीडियो को लाइक कीजिएगा एंड डू शेयर इट विद योर अदर फ्रेंड्स ऑल्सो, ठीक है।
जो नेक्स्ट टॉपिक हम लोग देखने जा रहे हैं वो है सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन का। अब देखो सेंट्रलाइजेशन क्या होता है, व्हेन द टॉप मैनेजमेंट, जो ऊपर वाले लोग हैं, टॉप मैनेजमेंट कंट्रोल्स मोस्ट ऑफ द डिसीजंस, उसे हम कहते हैं सेंट्रलाइजेशन। ठीक है, टॉप या हायर लेवल वाले जब सारे डिसीजंस लेते हैं, तो ये गुड है दो जगह पे। एक तो इफ इंपॉर्टेंट है वो डिसीजन, इंपॉर्टेंट डिसीजंस वहां पे ठीक है। प्लस अगर आपका ऑर्गेनाइजेशन स्मॉल है, अगर आपका ऑर्गेनाइजेशन स्मॉल है, तो छोटे ऑर्गेनाइजेशन एंड इंपॉर्टेंट डिसीजंस अगर लेने हैं तो पावर टॉप मैनेजमेंट के पास होनी चाहिए। ठीक है, लेकिन अगर ऑर्गेनाइजेशन बहुत बड़ा है आईटीसी की जैसा, इफ द ऑर्गेनाइजेशन इज वेरी बिग या लार्ज और डिसीजन उतने स्ट्रॉन्ग नहीं लेने हैं, डिसीजन इज वेरी स्मॉल, स्मॉल डिसीजंस नॉट सो इंपॉर्टेंट, तो ये सब डिसेंट्रलाइज कर सकते हो, ये सब पावर आप बांट सकते हो ब्रांचेस में। अदरवाइज हेड ऑफिस को ये डिसीजन लेना चाहिए और ये वाला जो है ना, ये ब्रांचेस को छोड़ देना चाहिए, ब्रांचेस पे छोड़ देना चाहिए हमें। So if the decision is very important, let the head office, let the top management decide. If the decision is not very important, जैसे कि दिवाली की छुट्टी एक दिन की रहेगी या 2 दिन की, इसके लिए हेड ऑफिस पे जाओगे क्या पूछने? ये डिसीजन लोकल लेवल पे ले लो यार, तुम्हारे यहाँ पे ज्यादा बड़ा होता है वो फेस्टिवल, तो ले लो 2 दिन की छुट्टी। और तुम्हारे यहाँ पे अगर नहीं है वो ऐसा कुछ तो 1 दिन की लो। ठीक है, तो लोकल डिसीजन लोकल वाले लेंगे, ब्रांचेस लेंगे, बड़े डिसीजन हेड ऑफिस लेंगे। इफ योर बिग बिजनेस इज वेरी स्मॉल, लेट द हेड ऑफिस डिसाइड, क्योंकि ज्यादा काम ऐसे भी नहीं है। इफ योर बिजनेस इज वेरी बिग, तो फिर तो डिसेंट्रलाइज करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये है सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। एक बार आप इसको पढ़ोगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। मैंने एग्जांपल के साथ यहाँ पे दिया है, जितना मैंने दिया है बस आपको उतना ही करना है, डोंट डू एनीथिंग एल्स, जितना बोल्ड एंड अंडरलाइन किया है। बाकी सब एक्स्ट्रा तो आपको समझाने के लिए, अंडरस्टैंडिंग बढ़ाने के लिए, बट लर्न क्या करना है, बोल्ड एंड अंडरलाइन पार्ट। ठीक है, अगर आपको लर्निंग में थोड़ी प्रॉब्लम आए ना, या लर्निंग करने में अगर आपको कंफर्ट नहीं आ रहा है, तो आप अगेन मेरे सेम ऐप के कोर्स का हेल्प ले सकते हैं। उसमें मैंने लर्न विथ मी सीरीज डाला है, जिसमें मैंने टॉपिक्स को आपको लर्न करवाने की कोशिश की है। ठीक है, थ्रू डिफरेंट मेमोरी टेक्निक्स। ठीक है, आपको इसी कोर्स में लर्न विथ मी भी मिल जाएगा, आपको इसी कोर्स में कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन भी मिलेंगे, और आपको इसी कोर्स के साथ बुक भी आपके घर पे होम डिलीवर हो जाएगी। ठीक है, आओ अब हम लोग लास्ट पे चलते हैं, डिफरेंसेस आप एक बार देख लीजिएगा। अब हम लोग डिसेंट्रलाइजेशन की मेरिट्स एंड डीमेरिट्स को करेंगे। तो डिसेंट्रलाइजेशन का जो मेरिट्स है ना, वो जस्ट लाइक इंपॉर्टेंस ऑफ डेलीगेशन, जो हमने डेलीगेशन का टॉपिक किया था ना, डेलीगेशन वाला की जैसे ही वही सब टॉपिक, वही सब आप देखोगे। वहां पे क्विक डिसीजन था, यहाँ पे बेटर डिसीजन है। वहां पे भी मोटिवेशन और जूनियर का था, यहाँ पे भी है। वहां पे भी रिलीफ था, यहाँ रिडक्शन ऑफ बर्डन है। सिमिलर चीजें हैं, सिमिलर चीजें हैं। ठीक है, तो ये बिल्कुल से वैसा ही है। मैं सीधा आपको डीमेरिट्स पे लेके चलता हूँ कि ज्यादा डिसेंट्रलाइज करने से क्या प्रॉब्लम हो सकता है। कोऑर्डिनेशन में प्रॉब्लम आ सकती है। अगर आप ज्यादा पावर ब्रांचेस को दे दोगे ना, तो आपके सारे ब्रांचेस फिर अलग अलग बिहेव करेंगे। तो इसीलिए बहुत ज्यादा भी डिसेंट्रलाइज नहीं करना है, बहुत ज्यादा भी ब्रांचेस को पावर नहीं देना है, वरना फिर वो सारे ब्रांचेस आपके अलग अलग दिखेंगे, ऐसा लगेगा कि सब अलग अलग कंपनी है। कोऑर्डिनेशन में प्रॉब्लम आएगा फिर। ठीक है, सबको एक साथ लेकर चलने में प्रॉब्लम आएगा। लैक ऑफ यूनिफॉर्मिटी, वही मैं बोल रहा हूँ, अगर ज्यादा उनको फ्रीडम दे दोगे ना, कोई एडवर्टाइजमेंट कर रहा है, कोई नहीं कर रहा है, सबका अलग अलग थीम है। जैसे आप डोमिनोज में जाते हो, डोमिनोज में पूरे इंडिया में कहीं भी चले जाओ एक ही जैसा थीम दिखेगा, क्योंकि ये थीम हेड ऑफिस डिसाइड करती है। अगर आप इंडिविजुअली छोड़ दोगे ना, तो कोई रेड कलर का थीम दिखा रहा है, कोई ग्रीन कलर का थीम दिखा रहा है, मतलब कोई कॉमन चीज है ही नहीं, सिर्फ ब्रांडिंग नहीं हो पाती है, ब्रांडिंग में प्रॉब्लम आ जाता है, आपकी फिर एक अच्छी इमेज नहीं बन पाती। ओके, बहुत ज्यादा उधर पावर दे देने से फिर हैवी ओवरहेड्स बढ़ जाते हैं, एक्स्ट्रा खर्चे फिर बढ़ जाते हैं, फिर आपको क्वालिफाइड मैनेजर्स रखने पड़ेंगे हर ब्रांचेस में, मैनेजर अलग खर्चा लेगा। ठीक है, तो इससे आपका एक्सपेंसेस जो है ना वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, बिकॉज यू नीड अ गुड पर्सन टू टेक डिसीजन। अगर आप डिसीजन उन पे छोड़ रहे हैं, तो वहां एक अच्छा इंसान भी छोड़ना पड़ेगा, और अच्छा इंसान फ्री में नहीं आएगा। पॉइंट नंबर 4 जो मैंने बहुत शुरू से बोला है कि स्मॉल फर्म्स के लिए नहीं है, ये बहुत खर्चीला चीज है। ठीक है, ब्रांचेस बनाना, ब्रांचेस को मेंटेन करना, दीज आर वेरी हाई कॉस्टली थिंग्स। ठीक है, एंड एक्सटर्नल प्रॉब्लम भी आ सकती है, तो ऐसा नहीं है कि मतलब सिर्फ
आपके ऑर्गेनाइजेशन की बात है। प्रॉब्लम बाहर से भी आ सकता है, जैसे कि कंपटीशन। तो कोई, अगर आपने बहुत ज्यादा पावर ब्रांच को दे दिया और ब्रांच को बाहर से कंपटीशन आ गया, बट यू कैन डू एनीथिंग बिकॉज आपने तो ब्रांच को अकेला छोड़ रखा है। तो कभी कभी बाहर से भी एक्सटर्नल कॉन्स्टेंट्स का मतलब होता है लिमिटेशन। तो कुछ तकलीफें बाहर से भी आ सकती है, ट्रेड यूनियन से पंगा हो सकता है। तो इसीलिए बहुत फ्रीडम भी मत दे देना कि आपका फिर कंट्रोल ही ना रहे, कुछ भी होता रहे, आप बस दर्शक बन के देख रहे हैं। ठीक है। सो ये था आपका ऑर्गेनाइजिंग चैप्टर। आई होप आपको चैप्टर समझ में आया है। ठीक है, इसके बाद आपका एक काम है, दो काम है। एक तो क्वेश्चन बैंक से आप सारे क्वेश्चंस को करना, इससे आपको प्रेजेंटेशन का आइडिया लगेगा, कितना लिख कर आना है इसकी आपको आइडिया लगेगी। दूसरी, जो भी मैं कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस डाल रहा हूं ऐप में, आप उनको जरूर करना। ये क्वेश्चन और कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन, दैट्स इट, यू डोंट हैव टू डू एनीथिंग एल्स इन कॉमर्स। ठीक है, बस आपको इतना ही करना है। ठीक है, मिलेंगे हम लोग वेरी सून विद स्टाफिंग चैप्टर। टिल देन, थैंक यू सो मच एवरीवन।